Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 5th of the chapter, Recent Developments in Indian Politics. In 4th part, we have understood the scenario, what was related to the caste issue in our country. We have also understood the meaning of Mandal Commission, its recommendation, and what was the impact of the recommendation of Mandal Commission over the country. We have understood there were violence also, right? And hence and large, after that, this issue, reservation to OBC, that became a controversial issue, or you can say that became a central point for all the major parties of the country, because they were trying to get just vote banks only through this particular reservation, right? I think it is clear to all of you that today the part which we are going to study, that is political fallouts. अब ये क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, all those things we are going to discuss in today's class. Fine, I hope you have seen all the last parts and all the four parts are completely clear to all of you, right? So today we are going to discuss the political fallout of the country. So what were these political fallout? Let us start now. The 1980s also saw the rise of political organization of the Dalits. अब देखो मतलब किस किस चीज का ओरिजिन होता है, क्या क्या चीज फॉल होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन कि हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में सीरियस इशू, सेंट्रल इशू बन गया था रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी कम्युनिटी. तो यहां से अब देखो क्या होना शुरू हो गया, 1980s में अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होगी दलित्स की, राइट? मतलब अलग अलग एसोसिएशंस, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो गई, जिन्होंने क्या करना शुरू किया, दैट वी आर वर्किंग फॉर द दलित कम्युनिटी ओनली, राइट? आफ्टर दैट इन 1978 द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. अब देखो 1978 में क्या बन गया था, BAMCEF. व्हाट इज दिस? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन. ये कब बना? 1978 में. और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट इन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. ये क्या था? सिर्फ एक ऑर्डिनरी, एक टाइप से गवर्नमेंट का यूनियन नहीं था, ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि क्या था? इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द बहुजन. देखो बहुजन, बहु मतलब मल्टी, राइट? अब देखो इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक ऐसा ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि इसने क्या किया, इसने जो हमारी कंट्री में जैसे पावर चल रही थी ना, तो उसको किसके फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश की? बहुजन. अब बहुजन मीन्स SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज. तो मतलब पॉलिटिक्स का सेंटर क्या बनेगा? अब ये सारे के सारे लोग पॉलिटिक्स का सेंटर बनेंगे, एंड दैट्स व्हाई द पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द फेवर ऑफ दीज कम्युनिटीज. फाइन. After that, it was out of this that the subsequent Dalit Soshit Samaj Sangharsh Samiti and later the Bahujan Samaj Party BSP emerged under the leadership of Kashi Ram. अब देखो क्या होना शुरू हुआ, हमारी कंट्री में ना अलग अलग ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, अलग अलग एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो गई. तो एक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, BAMCF, राइट? फिर क्या होना शुरू हुआ, अब जो ये वाला ग्रुप था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसने किसके लिए वर्क किया कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पावर किसके फेवर में होनी चाहिए, दैट फॉर दी बहुजन, मतलब SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, राइट? और फिर क्या फाइंड आउट किया, इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, मतलब एक और समिति बनी, वो भी किसके लिए, अब देखो दलित के लिए बन रही है, राइट? एंड लेटर द बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी तो आप आज भी देख पा रहे हो ना, आज भी हमारी कंट्री में यूपी की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है ये पार्टी लार्ज स्केल पे, BSP, राइट? आप लोगों ने मायावती जी का नेम सुना होगा, राइट? शी इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पार्टी ओनली. फाइन. और इस पॉलिटिकल पार्टी को देखो फाइंड आउट किसने किया था, लीडरशिप ऑफ काशी राम, राइट? मतलब स्टार्टिंग में इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, स्टार्टिंग में इट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्टी एंड इट वाज वर्किंग फॉर द दलित कम्युनिटी स्पेशली एंड फॉर देयर राइट्स. ओके, तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, द BSP बिगिन एज अ स्मॉल पार्टी सपोर्टेड लार्जली बाय दलित वोटर्स इन पंजाब. और देखो शुरू कब हुई, शुरू कैसे हुई, जब ये शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई थी, क्योंकि ये पार्टी जो थी ना स्मॉल पार्टी थी, और इसने सपोर्ट किससे गेन किया, दलित वोटर्स जो थे पंजाब के, वहां से सपोर्ट गेन किया, राइट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहां से.
बट इन 1989 अब देखो यहां से हमारी कंट्री में सिनेरियो चेंज हुआ था ना, कोalition का एरा शुरू हुआ था, राइट? फिर क्या हुआ? बट इन 1989 एंड द 1991 इलेक्शंस इट अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। अब क्या बन गया? अब ये हमारी कंट्री के, अब आज भी आप देख पाओगे ना, यू विल बी एबल टू सी कि ये वाली पार्टी बीएसपी मोस्टली इट इज सेंट्रलाइज्ड इन द यूपी ओनली, मतलब वहीं पर है ये आज, और ज्यादा स्टेट्स में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखता आपको। बट अब देखो फिर ये क्या हुआ इन इलेक्शंस में, अब ये कहां पर सेटल हो गया? एक टाइप से यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर्स हैड अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। मतलब 1989 में एक टाइप से पावर कंट्रोल की ना, तो उस टाइम पे अब देखो हमारी कंट्री कैसी थी, ऑफ कोर्स जिसमें आपकी, हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी हम लोग हाई कास्ट कम्युनिटीज मानते हैं ना कि उनका इंपॉर्टेंस है, पावर्स उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होगी, दैट वी आर एबल टू सी इन द लॉट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कंट्री, राइट? बट फिर क्या देखा हमने कि यहां पर क्या हुआ, देखो जब, अब देखो, और ये इंपैक्ट किस चीज का है, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट दैट थिंग, ये इंपैक्ट सारा का सारा किसका है? मंडल कमीशन का, उसकी रिकमेंडेशंस का। जैसे ये बोला गया कि उसकी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होंगी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सेंट्रल पॉइंट बना दिया दैट यस वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस, राइट? और अब क्या होना शुरू हो गया, जो दलित का सपोर्ट अगर किसी पार्टी को मिल रहा है तो इट मींस दैट वाज एबल टू गेट मेजॉरिटी क्लियरली, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि दलित की पोजीशन और यू कैन से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और देखो बहुजन, इन्होंने बोल दिया बहुजन, तो मतलब सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी इनको ज्वाइन कर लेंगे, फाइन। और फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में ये ऐसी सिचुएशन हुई कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ दलित के लिए डिमांड कर रही है, हाँ, उसने इतनी ग्रैंड पॉलिटिकल सक्सेस फाइंड आउट की थी। क्लियर? तो अपने आप में ग्रेट एग्जांपल था, राइट? फिर क्या हुआ? इनफैक्ट द बीएसपी अंडर कांशीराम्स लीडरशिप वाज इन्वेस्टिगेटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। फिर क्या हुआ? अब ये कहीं ना कहीं क्या होना शुरू हो गया, ऐसा फील किया जाने लगा कि ये जो पार्टी है ना क्या करेगी, अब लोगों को डिवाइड करने का काम करेगी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसा फील होना शुरू हो गया। मतलब क्योंकि देखो इट वाज वर्किंग फॉर द एससी एसटी कम्युनिटी ना, तो अब क्या हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ कोर्स ग्रुप्स में डिवाइड होंगे ना सोसाइटी, राइट? So it derived confidence from the fact that the Bahujan, SC, ST, OBC and religious minority constituted the majority of the population. अब देखो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने ना साइंटिफिक वे में कंट्री का पूरा ना स्ट्रक्चर स्टडी किया, that what is the position of the country, how the society is divided into in different social groups, और स्ट्रक्चर को समझना that was very required to get political power of the country. और इन्होंने वही किया। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इसने एक कॉन्फिडेंस गेन किया, किस फैक्ट से? क्योंकि देखो जब ये एक टाइप से ये माना जाने लगा ना कि ये पार्टी ना, क्योंकि अब देखो अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सपोर्ट करी, अब इनके नाम में क्या आ गया, बहुजन समाज पार्टी, तो ऑफ कोर्स जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना, दोज हु विल नॉट बी फेवरिंग दलित्स, राइट? अब वो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं ये पॉलिटिक्स ना अच्छी नहीं है। बट फिर भी इन लोगों ने किसका कॉन्फिडेंस गेन किया? इन्होंने इस बात का कॉन्फिडेंस गेन किया कि जो हमारी कंट्री है ना उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है ही किसकी, बहुजन्स की, राइट? तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट एंड इट वाज अ वेरी बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो एंड पीपल आर हैविंग ट्रस्ट इन यू, राइट? तो फाइनली क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर नंबर्स। मतलब हमारी कंट्री में सिर्फ इनकी नंबर्स ही ज्यादा नहीं है, बल्कि इफ यू विल अंडरस्टैंड ना दे कैन क्रिएट अ पॉलिटिकल फोर्स आल्सो। मतलब अगर देखो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम। एंड आफ्टर द रिकमेंडेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन द पीपल वर वेरी मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट देयर पोजीशन एज वेल। तो ऑफ कोर्स नाउ द पीपल दे विल बी डिमांडिंग ना, अब वो डिमांड करेंगे फॉर देयर राइट्स, एंड इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज देयर व्हिच इज फेवरिंग देम तो ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो इस पार्टी को यहीं से एक टाइप से कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, फाइन। फिर क्या हुआ, सिंस देन और तभी से लेके क्या है, बीएसपी हैज emerged एज अ मेजर पॉलिटिकल प्लेयर इन द स्टेट एंड हैज बीन इन गवर्नमेंट ऑन मोर देन वन ओकेजन। मतलब जब जैसे ये कॉन्फिडेंस मिला तो क्या होना शुरू हो गया, अब बीएसपी को लगा कि यस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, और वो क्या बन गई, ऐसी पार्टी बन गई जो इन सारे के सारे दलित कम्युनिटी के एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? और ऑफ कोर्स वहां की पावर को भी कंट्रोल किया,
and if you are able to see, she is bold enough, right? Mayawati ji, and she has controlled the politics of UP also, right? And you are able to see that in present time also she is in enough strong position, right? Although government नहीं बनती है, but even then she is still in the politics, right? फिर क्या हुआ? But its strongest support still comes from the दलित वोटर्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो विक्ट्री गेन की, तो अब देखो इसका आप जो क्रेडिट है ना कहीं मंडल कमीशन को दे सकते हो कि उसकी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने उस चीज को अपना बेस एज अ बेस कंसीडर करके क्या बना दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर दी. तो इट इज वेरी डेफिनेट कि इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी किसका मिलेगा? उन दलित वोटर्स का ही मिलेगा, राइट? फिर क्या है? बट इट हैज एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट नाउ टू वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स. लेकिन अब देखो, जब आप बात करते हो ना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की, जब आप बात करते हो माइनॉरिटीज की, तो आप सिर्फ उसमें SC, ST, OBC को काउंट नहीं करते. वी आर एबल टू कैलकुलेट ऑल दोज सेक्शन विच आर इन माइनॉरिटी, विच आर रिप्रेस्ड, विच आर सप्रेस्ड. उन सारे के सारे लोगों को हम क्या फील करते हैं कि यस वी आर फाइटिंग फॉर यू. तो अब उसका बेनिफिट क्या है कि अब ये पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं कि SC, ST के लिए फाइट कर रही है, बल्कि अदर कम्युनिटीज भी हैं जो माइनॉरिटीज हैं, तो वो भी अब इससे एक टाइप से ये फील करते हैं कि यस दिस पार्टी इज रिलेटेड टू अस, राइट? इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कई सारे पार्ट्स में दलित पॉलिटिक्स एंड OBC पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर. और कई सारे पार्ट्स में तो इंडिया के क्या हो गया है, दलित पॉलिटिक्स एंड OBC पॉलिटिक्स ये भी क्या है इंडिपेंडेंटली और एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ी हो रही है. मतलब कोई क्या बोलता है कि हम तो सिर्फ दलित्स के लिए वर्क करते हैं, कोई बोलता है OBC, मतलब कोई इसमें किसी ग्रुप को इंक्लूड कर देता है, कोई इसमें किसी ग्रुप को इंक्लूड कर देता है. तो दलित पॉलिटिक्स और OBC पॉलिटिक्स भी कई बार ऐसा फील होता है कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, राइट? ओके, ये है आपके फाउंडर कौन से? BSP पार्टी के, राइट? अब देखो कौन है, लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस लीडर. काशीराम 1934 to 2006 क्या थे? प्रोपोनेंट ऑफ बहुजन एम्प्लॉयमेंट एंड फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी. ये क्या चाह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में जो बहुजन कम्युनिटी है दे शुड गेट एटलीस्ट एम्पावरमेंट, राइट? उनको एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए. दे शुड बी इन इनफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन दैट दे कैन वर्क फॉर देम, दे कैन फाइट फॉर देम. और इसीलिए उन्होंने क्या फाउंड किया? बहुजन समाज पार्टी फाइंड की, राइट? लेफ्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल वर्क. और डेडिकेशन देखो, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया किसके लिए? सोशल और पॉलिटिकल वर्क के लिए. उसके अलावा आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना बैकवर्ड के लिए, आप लोगों ने अभी जो नेम पढ़ा था ये वाला, क्या? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन. तो क्या किया उन्होंने? फाउंडर, इसके भी फाउंडर यही है, राइट? दलित के लिए दलित सोसाइटी फॉर, एंड फाइनली द BSP. फाइनली इन ऑर्गेनाइजेशन को मिला के, छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के उन्होंने क्या कर दिया? अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी 1984, राइट? एस्ट्यूट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वाले लीडर. ही रिगार्डेड पॉलिटिकल पावर एज मास्टर की ऑफ अटेनिंग सोशल इक्वालिटी. और देखो क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट क्या है कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए. और टिल देन वी आर एबल टू सी द इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. हाउ कैन वी से कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी है? वी कैन नेवर से इट, राइट? तो इनका जो की पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है इनकी गवर्नमेंट का, वो क्या है? देयर शुड बी इक्वालिटी ऑन द सोशल बेसिस. सोशल इक्वालिटी शुड बी देयर, राइट? क्रेडिटेड विद दलित रिसर्जेंस इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. और आपने क्या पढ़ा था कि दलित्स को साउथ इंडिया में उनकी पोजीशन ठीक ठाक थी, दे वर एबल टू गेट सम स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट ज्यादा खराब पोजीशन कहां थी? दैट वाज इन नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करवाने में, उनको इस पोजीशन में लाने के लिए दैट यस दे कैन आल्सो फाइट फॉर देयर राइट्स, उनको पॉलिटिक्स में एंट्री कराने में इस BSP पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. स्पेशली नॉर्थ इंडिया, जहां आप देख पा रहे हो यूपी जैसे स्टेट में ये कंट्रोल करते हैं, हमारे कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट? वहां पे पॉलिटिक्स में एंट्री करना दैट वाज इटसेल्फ अ टफ टास्क, राइट? आई होप all the aspects related to Kashiram ji, it is clear to all of you. अब देखो, let us have a look what these cartoons are saying to you. Will this benefit leaders of all the backward and Dalit communities, or will the gains be monopolized by some powerful caste and families within these groups? अब देखो एक्चुअल में होता यही है. क्या होता है? The policies will be for those people who are downtrodden, right? Who are repressed people, who are suppressed people. और इन लोगों ने उन्हीं के बेस पे क्या किया था? अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी कि हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए? सभी को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है दैट बेनिफिट इज रीचिंग टू दैट पर्सन हु इज हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ दैट? क्या एक्चुअल में हमारी कंट्री में कभी ऐसा होता है? इट्स नेवर पॉसिबल. इफ यू आर एबल टू सी ना, जो हमारी गवर्नमेंटल स्कीम्स चलती हैं जो स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होती हैं, स्पेशली एक टाइप से बीपीएल क्लासेस के लिए होती हैं, उसमें अगर आप देखोगे ना तो हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम? जो ऑलरेडी इस पोजीशन पे है, जिसको उन स्कीम्स की जरूरत ही नहीं है. अगर आप रिजर्वेशन का भी बेनिफिट देखते हो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी, और जो आप लोगों ने जैसे बीपीएल स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई, हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जस्ट टू एस्टैब्लिश सोशल इक्वालिटी, लेकिन उन स्कीम्स का बेनिफिट कौन ले जाता है? हमेशा ऐसे ग्रुप, ऐसे पीपल जो ऑलरेडी उस कम्युनिटी में एक स्टेबल पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर द एजुकेशन, राइट? दे आर, you can say their economic resources are also enough, and just because of that they are using all the schemes. तो एक्चुअली में कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री में जो स्कीम्स जिसके लिए बनती है ना, वो स्कीम्स का बेनिफिट एक्चुअल में उस लास्ट पीपल तक पहुंच ही नहीं पाता. दैट इज द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, राइट? फाइन. उसके बाद द रियल पॉइंट इज नॉट द लीडर्स बट द पीपल. मतलब रियल पॉइंट कौन होना चाहिए? लीडर्स रियल पॉइंट नहीं है. रियल पॉइंट इज द पीपल, राइट? Real point about the people na. Will this lead to better politics and effective implementation for the really deprived people? क्या ऐसा होगा कि ये जो पॉलिटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, किसकी पॉलिटिक्स? अब देखो, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स थी, ऑल दो नो डाउट किससे बेनिफिट मिल रहा है? उन सभी पीपल को जो दलित कम्युनिटी से एक टाइप से बिलोंग कर रहे हैं, राइट? जिन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. बट क्या एक्चुअल में अगर आप इसको विजुअलाइज करो तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? हमारी कंट्री भी डिवाइड हो रही है ना. तो अगर कंट्री डिवाइड हो रही है तो ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए लोगों को, राइट? तो क्या एक्चुअल में इनकी इंप्लीमेंटेशन वो डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए है, उनके लिए रियली वर्क करेगी, और विल इट रिमेन जस्ट अ पॉलिटिकल गेम? और क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल गेम बन के रह जाएगी जैसे हमारी मोस्ट ऑफ द स्कीम्स होती हैं? एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ प्रोमिसेस, lot of agenda, lot of propaganda you will be able to see, but after election everything is normal. All the things will be going in a normal manner. You will not be able to see any kind of drastical change. और यही होता आया है. Reservation is that point. Reservation is that tool which is used by every political party just to secure the vote bank. And not in today's politics, but from the independence. Since the independence of our country, we are using it just to get vote banks, right? और सारे के सारे ग्रुप्स इनको टारगेट बनाते हैं, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को. आफ्टर दैट क्या करते हैं? आफ्टर दैट दे कंप्लीट देयर गोल, और उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, राइट? तो रियलिटी इज इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेम, बट वी कांट डिनाई कि जब से अलग से पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम होना शुरू हुई, किसके बेसिस पे? ऐसे जो एक टाइप से रिप्रेस्ड पीपल हैं, तो ऑफ कोर्स उनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है. दैट वी कांट डिनाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्ट, राइट? दिस इज द स्टोरी. अब देखो, अब आप रीड करने वाले हो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. अब देखो, कम्युनलिज्म क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ना, कम्युनल रायोट्स हो गए. तो कम्युनल बेसिकली क्या होता है? विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. मतलब जब आप ये फील करना शुरू कर दो, सपोज यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, आप क्या फील करना शुरू कर दो कि मेरा रिलीजन सबसे सुप्रीम है. देखो, आप ये फील करते हो ना, मेरा रिलीजन अच्छा है, दैट इज गुड, राइट? लेकिन आप बोलो मेरा ही अच्छा है, आपका खराब है, दैट्स नॉट गुड. और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है ना, रिलीजन के बेस पे सुपरमेसी, इंफीरियरिटी, वो फील होना शुरू होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनलिज्म के लिए, राइट? सेक्युलरिज्म क्या होता है? ऐसा स्टेट जहां पर सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी है ना, जिसमें हम फील करें कि स्टेट में जितने भी रिलीजन है सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. डेमोक्रेसी, यू ऑल आर अवेयर, डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? अब मतलब जहां पर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर इलेक्टेड बाय यू ओनली, राइट? तो अब देखो ये क्या है. The long-term development, the other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या था? रिलीजन के बेस पे आइडेंटिटी. और रिलीजन के नाम पे देखो, रिलीजन के नाम पे जितनी चीजें राइज होंगी ना, उतना ही कंट्री डिवाइड हो जाएगी रिलीजन के बेस पे, और उतना ही डेंजर क्रिएट होगा फॉर द सेक्युलर इमेज ऑफ द कंट्री, राइट? और इसकी वजह से देखो क्या शुरू हुआ, लीडिंग टू अ डिबेट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. और इसने क्या करना शुरू कर दिया? एक डिबेट कि अगर आप रिलीजन को इंपॉर्टेंस दोगे तो क्या सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करेगा? क्या डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क कर पाएगी कंट्री में? तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई, राइट?
We noted in chapter 6 that in the aftermath of the emergency, the Bharatiya Jansangh had merged into the Janata Party. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि क्या हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी वो मर्ज हो गई थी जनसंघ के साथ, राइट? फिर उसके बाद सॉरी जो जनसंघ था वो हैड मर्ज, जनसंघ मर्ज हुआ था जनता पार्टी में, राइट? फिर देखो फिर क्या हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप, द सपोर्टर्स ऑफ erstwhile जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी. और मैंने आप लोगों को बताया था ना जो जनसंघ है कहीं ना कहीं उसी से ओरिजिन है हमारी बीजेपी का, राइट? तो फाइनली देखो क्या हुआ, जैसे ही फॉल डाउन हुआ जनता पार्टी का, उसमें ब्रेकअप्स हुए. उसके बाद फिर क्या हुआ, जो जनसंघ के सपोर्टर थे ना, सपोर्टर ऑफ erstwhile जनसंघ, जो कट्टर एक टाइप से जनसंघ के समर्थक थे, सपोर्टर थे, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, भारतीय जनता पार्टी. और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर आप आइडियोलॉजिकली बेस देखते हो ना, आइडियोलॉजिकल बेस देखते हो, यू आर एबल टू सी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट कर रही है और करती है. यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू, बिकॉज यू आर नॉट दैट मच स्मॉल चाइल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड हमारी कंट्री का सिनेरियो, राइट? अब देखो उसके बाद फिर क्या, इन 1980 इनिशियली द बीजेपी अडॉप्टेड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देन दैट ऑफ द जनसंघ. स्टार्टिंग में क्या किया, बीजेपी ने एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जनसंघ की मतलब कंपैरिजन में एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया. उसने क्या बताया, इट एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी. और क्या बताया कि हमारा सोशलिज्म कैसा है, जो गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है. हम एक ऐसे सोशलिस्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं. बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1980 एंड 1984. बट वो काम नहीं कर पाया, ठीक है? उन्होंने काम उस पर्टिकुलर एजेंडा ने, क्योंकि देखो एजेंडा ही होता है एक टाइप से कि आप कैसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? तो इसने वर्क नहीं किया इलेक्शंस में, 1980 में भी, 1984 में भी. फिर क्या हुआ, आफ्टर 1986 द पार्टी बिगिन टू एम्फसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स आइडियोलॉजी. और फिर अब उन्होंने देखो क्या सोचा कि अब हर कोई किसके लिए फाइट कर रहा है, अब हर कोई फाइट कर रहा है किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, राइट? तो आप क्या करो, आप हिंदुत्व का मैटर उठा दो, मतलब ओबीसी, जनरल, सभी एससी एसटी उसमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? तो अब उन्होंने अपना ब्रॉड कंसेप्ट किसको बनाया, रिलीजन को. और क्या बताया कि हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट अपनी आइडियोलॉजी का बेस बना दिया. एंड द बीजेपी pursued the politics of हिंदुत्व and adopted the strategy of mobilizing the Hindus. और फाइनली क्या कर दिया कि हम किसकी पॉलिसी को प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को. और क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, हम हिंदूज का मोबिलाइजिंग करेंगे. मतलब अब एक टाइप से क्या करना शुरू कर दिया था यहां पर बीजेपी ने ये करना शुरू कर दिया कि उन्होंने वोट बैंक्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि सबको पता है हमारी कंट्री में हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है. अगर आप उनको अट्रैक्ट कर पाते तो इट मींस इट इज क्लियर कि आप लोगों का सपोर्ट गेन कर लोगे. तो इन्होंने वहीं पर अटैक किया जहां से हमारी कंट्री के सेंटीमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते थे, राइट? उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया, उन्होंने हिंदू लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की हिंदुत्व का स्लोगन देके. आप देखते हो आप आरएसएस एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, यू विल बी एबल टू सी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दे विल बी सपोर्टिंग हिंदुत्व, हिंदुइज्म. आपको क्लियरली विजिबल होंगी सारी चीजें, राइट? तो यही उनका स्ट्रैटेजी बन गई, यही उनका एजेंडा बन गया. फाइन. फिर उसके बाद हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस, राइट? एंड वॉज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वी.डी. सावरकर एज द बेसिस ऑफ इंडियन, इन द लैंग्वेज ऑल्सो हिंदू. नेशनहुड मतलब ये आइडिया किसका था, वी.डी. सावरकर का था, राइट? ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, हिंदूनेस, मतलब जो लैंग्वेज है वो भी हिंदू, एक नेशनहुड की फीलिंग. बेसिकली मीन्स क्या था, इट बेसिकली मीन दैट to be members of the Indian nation, everyone must not only accept India as their fatherland. मतलब fatherland as a father treat नहीं करना चाहिए, but also their holy land. मतलब आप सिर्फ मतलब आपका बर्थ हुआ ना, आप इसीलिए इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि किस लिए, क्योंकि इंडिया क्या एक होली मतलब एक पवित्र लैंड है, इसलिए भी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, राइट? फिर क्या हुआ, बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट a strong nation can be built only on the basis of strong and united national culture. और अभी किसके रिगार्डिंग वर्क करेंगे कि अगर हमें अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वही ओल्ड प्रेस्टीज लेके आना है इंडिया का, तो व्हाट विल हैव टू डू, हमें हमारे कल्चर पर ना रीफोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कल्चर वर्ल्ड में यूनिक है. एंड इफ वी आर यूजिंग इट तो ऑफ कोर्स वी कैन डू वंडर्स, राइट? तो फाइनली फिर क्या हुआ, दे ऑल्सो बिलीव दैट इट in the case of India and Hindu culture alone can provide the base. और इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, इंडिया
और आपका हिंदू, यही कल्चर है जो बेस प्रोवाइड करवाएंगे, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू विल हैव टू फाइट। मतलब बेस आपका क्या होना चाहिए, द कल्चर ऑफ द कंट्री। फाइन। Two developments around 1986 became central to the politics of BJP as a हिंदुत्व पार्टी। अब दो सेंट्रल पॉइंट आपको दिखेंगे हमारी बीजेपी पार्टी के, कौन कौन से। द फर्स्ट वॉज द शाह बानो केस इन 1985। क्या हुआ था, एक शाह बानो का केस था। ये क्या था, इन द केस a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband। मतलब शाह बानो का केस क्या था, एक विमेन थी मुस्लिम जिसका डाइवोर्स हो गया था, तो उसने 62 ईयर की एज में क्या किया, एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में, एंड व्हाट शी वाज डिमांडिंग फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड। मतलब फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, नो एक्स, मतलब ठीक है, अपने फॉर्मर हस्बैंड से वो क्या डिमांड कर रही थी कि मेंटेनेंस की डिमांड, मतलब उसको एक टाइप से अपनी लाइफ को जीने के लिए ना कुछ एक टाइप से मनी चाहिए, तो हस्बैंड विल हैव टू गिव द मनी। फाइन। फिर क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में केस दे दिया। राइट। तो फिर इसकी वजह से अब देखो क्या हुआ, द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। राइट। अब अगर देखो मुस्लिम कम्युनिटी का के ऊपर था ना केस, शाह बानो शी वाज फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल थे उन्होंने क्या फील किया कि ये तो हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट में इंटरफेयर हो गया भाई। ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 दैट न्यूलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और फाइनली देखो क्या होगा, मुस्लिम विमेन के लिए गवर्नमेंट ने पास कर दिया मुस्लिम विमेन एक्ट 1986। और अगर आप देख रहे हो बीजेपी ने जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने जो 3 तलाक वाला एक टाइप से इशू होता था कि अगर मुस्लिम मेल मेंबर बोल दे तलाक तलाक तलाक, इट मींस डाइवोर्स वाज फाइन, इट वाज डिक्लेयर्ड। राइट। तो इसको भी बंद करवाया, कहीं ना कहीं ये विमेन की ह्यूमिलिएशन थी। फाइन। तो अब देखो यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे इन्होंने 1986 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी के थ्रू इस चीज को इंप्लीमेंट भी करा है विमेन के रिगार्डिंग। दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मैनी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, मैनी मुस्लिम ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इसको क्या किया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया। राइट। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने सोचा कि हमारे रीजन में इंटरफेयर करता है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने भी, ठीक है। द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट as an unnecessary concession and appeasement of the minority community। लेकिन अब यहां देखो क्या करना शुरू किया उन्होंने, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या किया कि अब स्टार्टिंग में देखो बीजेपी ने भी क्या बोला, बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया जब ये लॉ पास हो ना 1986 में, तो उस टाइम पे कौन था हमारी कंट्री में गवर्नमेंट में, उस टाइम में कांग्रेस वाज देयर। राइट। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे देखो, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में हमेशा क्या होता है, पॉलिटिक्स में हमेशा ऐसा इशू चलता है कि जब आप पॉलिटिक्स से बाहर हो ना तो गवर्नमेंट जो भी करेगी दैट इज ऑल द थिंग्स आर इनकरेक्ट। राइट। तो यहां पर बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया कि जो एक्शन है ना कांग्रेस की गवर्नमेंट का, ये अननेसेसरी है, कंसेशन है एंड अपीसमेंट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ अलग ही चीज है जो रिक्वायर्ड नहीं थी कंट्री में, वो वाली चीजें थी। फाइन। तो ये था आपका वो डिस्प्यूट जो आपका रिलेटेड था कम्युनलिज्म से। मतलब अब यहां क्या होना शुरू हो गया कि अब देखो, जहां पहले आपने क्या देखा मंडल कमीशन में कि कास्ट वाज द सेंट्रल इशू। राइट। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, अब रिलीजन सेंट्रल इशू बनेगा, और उसके बिहाफ पे अब क्या होगा, जो बीजेपी पार्टी है दैट विल बी एबल टू एंटर इन द पॉलिटिक्स। राइट। कहीं ना कहीं, और आज भी आप देखते हो कि रिलीजन को बेस बना के मोस्ट ऑफ द पार्टी ऑफ द कंट्री दे आर फाइटिंग, एंड पीपल आर ऑल्सो फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन ओनली। Right? So this was also the major change in the political scenario of the country. I hope it's clear to all of you. Ayodhya dispute, what was Ayodhya dispute? That we will discuss in next class. If you are able to understand the context, please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Right? Thank you. Thanks a lot.